आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। इंडियन ओशन में अमेरिकी ज़ेर-ए-आब जहाज का हमला, ईरान का जंगी जहाज देना डूब गया। तेहरान ने कहा अमेरिका को इस कदम पर सख्त पछताना पड़ेगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का ईरान के जंगी जहाज पर हमले पर इजहार तशवीश, कहा हिंदुस्तान भी सूरत हाल में घसीटता जा रहा, ताहम जम्मू कश्मीर के हालातों पर कहा माहौल खराब करने वालों को मौका न दिया जाए। ईरान पर हमले पर अमेरिका में इख्तिलाफात, ट्रंप की पॉलिसीज पर हो रही तनकीद, यूएस सेनेट लीडर ने ट्रंप को नाअहल दिया करार। ईरान ने सरहदी दहशतगर्द सरगर्मियों पर किया होशियार, इराक और तुर्की से ताउन बढ़ाने पर दिया गया जोर। एनसी सरबराह फारूक अब्दुल्ला की अमेरिका इसराइल के ईरान पर हमले की मजम्मत, कहा किसी मुल्क को दूसरे पर कब्जा करने का हक नहीं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। और 2 दहाइयों के बाद नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, राज्यसभा का रुख करेंगे नीतीश कुमार, बिहार के वज़ीर आला के ओहदे से देंगे इस्तीफा। ईरान ने अमेरिका पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि हिंद महासागर में यानी इंडियन ओशन में ईरानी बहरिया के जंगी जहाज फ्रिगेट डेना को डूबने का एक संगीन जुर्म करार दिया है। ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची की जानिब से कहा गया कि यह हमला ईरान की सरहदों से तकरीबन 2000 मील दूर बैनुल-अक़वामी पानियों में किया गया है। उन्होंने बताया है कि फ्रिगेट डेना पर तकरीबन 130 मलाह सवार थे और ये जहाज हिंदुस्तान की बहरिया का मेहमान था, जो कि हाल ही में हिंदुस्तान की मेजबानी में होने वाली बहरी मश्क मिलान 2026 में शिरकत कर चुका था। अरागची की जानिब से सोशल मीडिया पर पैगाम देते हुए कहा गया कि अमेरिका ने समंदर में एक जुल्म की मिसाल कायम की है और वाशिंगटन को इस कदम पर सख्त पछताना पड़ेगा। रिवायतों के मुताबिक अमेरिकी ज़ेर-ए-आब जहाज ने बुध की सुबह ही श्रीलंका के जनूबी साहिल के करीब इस ईरानी जंगी जहाज को टॉरपेडो से निशाना बना दिया था। ये जहाज श्रीलंका के शहर गाले से तकरीबन 40 समंदरी मील दूर था, जिससे कि उसने सुबह तकरीबन 5:30 बजे मदद की पुकार भेजी। इस हमले में कम से कम 80 मलाहा के हलाक होने की खबर सामने आई है। फ्रिगेट डेना ईरानी बहरिया के जनूबी फ्लीट का हिस्सा है और पिछले महीने में ही हिंदुस्तान के शहर विशाखापट्टनम में होने वाले बैनुल-अक़वामी फ्लीट रिव्यू और बहरी मश्क में शिरकत कर चुका था, जहां पर हिंदुस्तानी बहरिया ने उसका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया था। पेंटागन की ब्रीफिंग में अमेरिकी दिफाई वजीर पैटी हेग्सेथ की जानिब से कहा गया था कि अमेरिकी ज़ेर-ए-आब जहाज ने एक ईरानी जंगी जहाज को टॉरपेडो से डूब दिया है। वहीं उनका ये भी कहना है कि दूसरी आलमी जंग के बाद से ये पहली मर्तबा है जब अमेरिका ने किसी दुश्मन के जंगी जहाज को इस तरह निशाना बनाया हो। उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी जहाज को लगता था कि वो बैनुल-अक़वामी पानियों में महफूज है, लेकिन टॉरपेडो का हमले ने उसे चंद लम्हों में समंदर की तह में पहुंचा दिया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान तनाज़ा तेजी से बढ़ रहा है। इसी दरमियान ईरान ने बहरीन, कुवैत और इसराइल की तरफ भी हमले किए हैं, जबकि तुर्की ने कहा है कि उसके हवाई दिफाई निजाम ने ईरान से छोड़ा गया एक बैलिस्टिक मिसाइल तुर्की की फिजा में ही दाखिल होने से पहले रोक लिया। लड़ाई के इस सिलसिले ने पूरे ही इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। इस जंग के नतीजे में भारी जानी नुकसान भी हुआ है। इत्तलात के मुताबिक ईरान में 1000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, लेबनान में 70 से ज्यादा और इसराइल में तकरीबन 12 लोग मारे गए हैं। इस तनाज़े ने दुनिया भर में तेल और गैस की रसद को भी मुतासिर कर दिया। बैनुल-अक़वामी समुद्री तजारती रास्तों में रुकावट पैदा हो गई और मशरिक़ वुस्ता में लाखों मुसाफिर फंस चुके हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से ईरान के जंगी जहाज के डूबने की खबर पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। उनका ये कहना है कि ये जहाज और उस पर सवार अफराद हिंदुस्तान के मेहमान थे, जो कि हिंदुस्तान की मेजबानी में होने वाली बहरी मश्क मिलान में शिरकत के लिए आए थे। रिवायतों के मुताबिक बुध के रोज श्रीलंका के साहिल के करीब बैनुल-अक़वामी पानियों में एक अमेरिकी ज़ेर-ए-आब जहाज ने टॉरपेडो हमले करके ईरान के जंगी जहाज को निशाना बनाया और वो डूब गया। ये जहाज हिंदुस्तान में हुई भारी मश्क से वापस लौट रहा था। वहीं श्रीनगर में सहाफियों से बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। उन्होंने कहा कि ईरान का ये जंगी जहाज हमारे मुल्क में बाहरी मश्क के लिए आया हुआ था और जब वो वापस लौट रहा था तो उस पर हमला कर दिया गया। उनका ये भी कहना है कि इस सूरत हाल ने किसी न किसी तौर पर हिंदुस्तान में भी इस तनाज़े को घसीट लिया है। उनका ये भी कहना है कि आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है और ये उनके इख्तियार से बाहर की बात है। वज़ीर आला की जानिब से मजीद बताया गया कि वाक़े के बाद से जम्मू और कश्मीर में तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि वादी के कई रिहायशी खास करके तालिबे इल्म इस वक्त ईरान में मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि रियासती
भारतीय हुकूमत मरकजी हुकूमत के साथ राब्ते में है ताकि ईरान में मौजूद जम्मू और कश्मीर के लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें महफूज तौर पर वापस लाने के लिए एक मंसूबा तैयार किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला का कहना है और अवाम से अपील भी है कि इस नाजुक सूरत हाल में अमन और सब्र का दामन ना छोड़े। इस सिलसिले में बुध के रोज ही श्रीनगर में वज़ीर आला ने मुआशरे के नुमाया अफराद और मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात भी की थी ताकि वादी में अमन और सुकून बरकरार रहे। उनका ये कहना है कि जो अनासिर जम्मू और कश्मीर का माहौल खराब करना चाहते हैं उन्हें इस सूरत हाल का फायदा उठाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। बातचीत के दौरान जब बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के राज्यसभा की नामजदगी के सवाल भी किया गया तो उमर अब्दुल्ला ने इसे बिहार की हुकूमत और उसके साथियों के अंदरूनी मामला करार दे दिया। उन्होंने नीतीश कुमार के इंडिया ब्लॉक से गुजरे ताल्लुक का भी जिक्र कर दिया और कहा कि उन्हें अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार है। इसके अलावा ही नेपाल में आम इंतखाबात का तबसरा करते हुए उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि जमहूरी निजाम के लिए इंतखाबात बेहद जरूरी होते हैं। उन्होंने कहा है कि अखबारों के जरिए ये पता चला है कि वहां एक नया रहनुमा उभर कर सामने आया है। अब देखना यह है कि नेपाल की अवाम किस फैसले पर पहुंचती है। नेपाल के 165वें हलकों में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान वोट डाले जा रही हैं। आखिर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से हुकूमत की तरफ से ज़राअत के मैदान में नए कारोबार और जदीद सोच को फरोग देने की कोशिश का भी जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि मिशन युवा जैसे अहम बरनामे का भी जरिया है जो कि नौजवानों में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा दे रहा है और तालीमी इदारों में भी इन पहलुओं के लिए खासी माली मदद दी जा रही है ताकि नौजवान अपने नए ख्यालात को हकीकत में तब्दील कर सकें। काफ़ी जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनको सेफर एरियाज तक हम निकाल पाए हैं। 2 ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें हमें थोड़ा सा हमें तकलीफ हुआ है। एक वो स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर के हैं जो अस्पतालों में इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो निकलना नहीं चाहते थे। उन्होंने जब एम्बेसी ने उनको कांटेक्ट किया उन्होंने कहा कि हम अस्पताल में ठीक है, हम अस्पताल में ही रहेंगे, हम नहीं निकलेंगे। लेकिन कुछ और स्टूडेंट्स हैं जो 4th और 5th ईयर के दरमियान हैं। 1-2 मेडिकल कॉलेजेस के नाम मुझे दिए गए हैं जो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेकअप करने वाला हूँ। उनके कॉलेजेस ने उनको निकलने नहीं दिया। अमेरिका की सेनेट में डेमोक्रेटिक रहनुमा चक स्कमर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग के हवाले से ट्रंप के पास ना कोई मंसूबा है और ना ही कोई हिकमत अमली। उन्होंने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में जो अफरा तफरी और बेचैनी पैदा हुई है उसकी पूरी जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप पर आती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 पैगामात में स्कमर की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका और उसके करीबी हामी इसराइल की तरफ से 4 दिन पहले ही ईरान पर जो भी गैर मुतवक्का जंग शुरू की गई थी उसने पूरे इलाके को अफरा तफरी में डाल दिया है। स्कमर के मुताबिक ट्रंप बेचैन मिजाज है, जो कि बात उनके जहन में आती है वो फौरन ही कह देती हैं। एक दिन कोई मंसूबा बनाते हैं और अगले दिन उसके बिल्कुल उलट फैसला कर लेती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप ना ठीक से सोचते हैं, ना हकाइक की तस्दीक करते हैं और ना ही उनके गिर्द कोई भी ऐसा शख्स भी नहीं है जो कि उनको सच बताकर रोक सके। दूसरी जानिब से ईरान ने अमेरिका और इसराइल की जारी हद का सख्त जवाब देते हुए अपने फौजी कुव्वतों को मैदान में उतार दिया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर की बहरी और फिजाई साखों के साथ ही ईरान की कौमी फौज ने भी पिछले चंद दिनों से इलाके में मौजूदा अमेरिका के फौजी अड्डों और इसराइल के कब्जेशुदा इलाकों पर शदीद मिसाइली हमले किए हैं। ईरान के बढ़ते हुए हमलों के बाद ही अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में अपनी सफारतों को बंद करना शुरू कर दिया है और इलाके में रहने वाले अमेरिकन शहरियों को फौरन वापस वहां से निकल जाने की हिदायत दी है। चक स्कमर की जानिब से मजीद कहा गया है कि ट्रंप की गलत फैसला साजी की वजह से सैकड़ों अमेरिकी शहरी, जिनमें की न्यूयॉर्क से ताल्लुक रखने वाले लोग भी शामिल हैं, मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ मुल्कों में फंस चुके हैं। उनके मुताबिक जंग शुरू होने के 3 दिन बाद तक ही लोगों को निकलने की तनबीह दी गई थी, जबकि उस वक्त तक फिजाई रास्ते बंद हो चुके थे और हुकूमत की तरफ से कोई खास परवाज का इंतजाम नहीं किया गया। स्कमर ने यह भी कहा है कि यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि ट्रंप ने गैर जिम्मेदाराना तौर पर खारजा महकमे को कमजोर कर दिया और बगैर किसी मंसूबे के जंग शुरू कर दी। उनके अल्फाज में ना कोई प्लानिंग है, ना कोई स्ट्रेटजी है और अब इसका नुकसान अमेरिकन अवाम उठा रही है। यह बयान उस वक्त सामने आया है जब सेनेट में एक करारदाद पेश की गई थी जिसमें कि यह दरख्वास्त की गई थी कि ईरान के खिलाफ किसी भी मजीद फौजी कदम से पहले डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस की मंजूरी लेना जरूरी है, लेकिन ये करारदाद सेनेट में आगे नहीं बढ़ सकी। इससे पहले अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के डेमोक्रेटिक रहनुमा हकीम जेफरीज ने भी ट्रंप पर ईरान के बारे में झूठ बोलने का इल्जाम लगाया था। उनने खारजा वजीर मार्को रूबियो की तरफ से कांग्रेस के सीनियर अराकीन को दी गई ब्रीफिंग के बाद कहा कि ट्रंप ने पिछले साल जून में 12 दिन की जंग के बाद दावा किया था कि अमेरिका के हमलों ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, लेकिन अब सूरत हाल कुछ और ही नजर आ रही है। जेफरीज ने यह भी कहा है कि या तो यूएस उस वक्त ट्रंप ने अमेरिकन अवाम से झूठ बोला था या फिर अब सच छुपा रही हैं और वो इस मामले पर मजीद सवाल खड़े करते रहेंगे।
ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची की जानिब से होशियार किया गया है कि ईरान की सरहदें, खासतौर पर इराक और तुर्की के साथ लगने वाली सरहदों पर कुछ दहशतगर्द सरगर्मियां देखी जा रही हैं। ये बयान उस वक्त सामने आया है जब ईरान पर अमेरिका और इसराइल की तरफ से जारी हमलों के बाद से इलाके की सूरत हाल और ज्यादा नाजुक हो चुकी है। जुमेरात को अराक्ची की जानिब से पैट्रियोटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान यानी PUK के रहनुमा बफेल तालिबानी से टेलीफोन पर गुफ्तगू की गई और इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों तरफ से सरहदी तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाया जाए और दो तरफा सिक्योरिटी मुआहदों के मुताबिक मिलकर सरहदों की हिफाजत की जाए। बफेल तालिबानी की जानिब से ये भी बताया गया कि कुर्द इलाके की हुकूमत ने सरहद की हिफाजत बेहतर बनाने के लिए कुछ कदम उठा लिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इलाके में अमन और इस्तेकाम बरकरार रखने के लिए ईरान के साथ ताउन और ज्यादा बढ़ाना जरूरी है ताकि कोई भी ऐसा कदम जो कि इलाके को बेचैन कर सके उसे रोका जा सके। तालिबानी ने इस मौके पर रहबर इनकलाब आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी की शहादत और अमेरिका और इसराइल के जारी हमलों में भी जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद पर गहरा अफसोस और ताज़ियत का इजहार किया है। इसके अलावा ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने तुर्की के वजीर खारजा हक्कन फिदान से भी टेलीफोन पर राब्ता किया और इलाके की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अराक्ची की जानिब से ये भी कहा गया कि पिछले 5 दिनों में अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान पर शदीद और जालिमाना हमले किए गए हैं, लेकिन ईरान की फौज दुश्मन के हर कदम पर पुरजोर जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि ईरान सिर्फ उन फौजी अड्डों को निशाना बना रहा है जहां से अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ हमले तैयार और अंजाम देते हैं। अराक्ची की जानिब से मजीद कहा गया कि ईरान का अपना दिफा के लिए बिल्कुल जवाब देना बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक है। उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि इलाके में दहशतगर्द तहरीकों की हरकत नजर आ रही है और इन खतरों का मुकाबला करने के लिए तेहरान और अंकारा के दरमियान ताउन को मजबूत बनाना शदीद जरूरी है ताकि इसराइल के मंसूबों को नाकाम बनाया जा सके। वहीं अराक्ची की जानिब से ईरान के कुर्द इलाके के सदर नेचिरवान बरजानी से भी टेलीफोन पर बात की गई। उन्होंने कहा है कि जब ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे थे उसी वक्त अमेरिका और इसराइल के फौजी हमले शुरू हो गए थे और वो इस बात का वाज़ेह सबूत भी है कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से सच नहीं बोल रहा। अराक्ची के मुताबिक इन हमलों ने सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को बेचैन और गैर मुस्तहकम कर दिया है और इसके दूर असरात दुनिया भर में महसूस किए जा सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से हमला करने वाले मुल्कों पर नजर आती है। वहीं इस हवाले से नेचिरवान बरजानी की जानिब से भी आयतुल्लाह अली खामेनी और ईरान के शहरियों की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया गया और कहा गया कि कुर्द इलाका ईरान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को बरकरार रखने और मजबूत बनाने के लिए पुरअज़म खड़ा है। जम्मू और कश्मीर के साबका वज़ीर-ए-आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान पर किए गए हमलों की सख्ती से मजम्मत की गई। उन्होंने कहा कि ईरान एक खुद मुख्तार मुल्क है और किसी भी दूसरे मुल्क को यह हक हासिल नहीं कि वो किसी भी आज़ाद रियासत पर हमला करे या फिर उस पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करे। फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि अमेरिका का ईरान पर हमला बिल्कुल गलत है और किसी भी मुल्क पर जबरदस्ती अपनी ताकत थोपना दुरुस्त नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने पहले भी वेनेजुएला के साथ इसी किस्म का रवैया इख्तियार किया था जो कि अफसोसनाक था। उन्होंने मजीद खबरदार करते हुए कहा है कि ईरान और इसराइल के दरमियान चलने वाली जंग का असर सिर्फ एक इलाके तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि आने वाले दिनों में इसका असर पूरी दुनिया पर महसूस हो सकता है। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक अगर सूरत हाल इसी तरह से बिगड़ती रही तो ये तनाज़ा एक बड़ा आलमी जंग की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, हत्ता कि तीसरी आलमी जंग का खतरा भी पैदा हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी कुछ भी यकीन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस नाजुक सूरत हाल को जिम्मेदारी और होशमंदी से संभालना जरूरी है। इसी दौरान फारूक अब्दुल्ला ने अवाम के जज्बात का भी जिक्र किया। उनका ये कहना है कि दुनिया भर के मुसलमानों में इस वाक़े पर गुस्सा और बेचैनी पाई जा रही है, लेकिन अगर एहतजाज किया जाए तो वो अमन और पुरसुकून तरीके से होना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि एहतजाज करना लोगों का हक है मगर किसी किस्म का तशद्दुद या फिर हंगामा दुरुस्त नहीं होगा। वादी कश्मीर में भी ईरान के रहबर आयतुल्लाह अली खामेनी की हलाकत के बाद एहतजाजी मुजाहिरे देखने को मिले। इस सिलसिले में फारूक अब्दुल्ला ने एक और अहम बात उठाते हुए कहा है कि इस पूरे तनाज़े पर हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत को भी अपना वाज़ेह मौक़िफ़ बयान करना चाहिए क्योंकि ये एक अहम बैनुल-अक़वामी मसला है और इस पर मुल्क का रस्मी रुख सामने आना जरूरी है। आखिर में फारूक अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि दुनिया को इस तनाज़े को मजीद भड़काने से उसके बजाय अक्लमंदी और जिम्मेदारी के साथ ही हल करना होगा, वरना इसका अंजाम पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और बिहार के वज़ीर-ए-आला और जनता दल यूनाइटेड के सदर नीतीश कुमार की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो राज्यसभा के इंतखाब में हिस्सा लेंगे। इस फैसले के साथ ही बिहार के सबसे ज्यादा अरसे तक वज़ीर-ए-आला रहने का उनका दौर भी खत्म हो रहा है। नीतीश कुमार साल 2005 से लगातार बिहार के वज़ीर-ए-आला रहे हैं। उन्होंने अवाम से मुखातिब होते हुए कहा है कि 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक लोगों ने उन पर भरोसा किया और इसी भरोसे की बुनियाद पर उन्होंने पूरी लगन के साथ ही बिहार और उसके लोगों की खिदमत की है। उन्होंने अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि उन्हें भरोसा और हिमायत की वजह से ही आज
बिहार तरक्की और इज्जत की एक नई मिसाल पेश कर रहा है। नीतीश कुमार ने कहा है कि अपने सियासी जिंदगी की इब्तिदा से ही उनकी ख्वाहिश ये रही कि वो बिहार की कानून साज मजलिस के दोनों ऐवानों के साथ साथ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का भी रकुन बन जाएं। उन्होंने यकीन दिलाया कि उनका रिश्ता बिहार की आवाम के साथ मुस्तकबिल में भी इसी तरह कायम रहेगा और वो एक तरक्की याफ्ता बिहार की तामीर के लिए आवाम के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो नई हुकूमत बिहार में कायम होगी उसे उनकी पूरी हिमायत और रहनुमाई हासिल रहेगी। नीतीश कुमार के इस कदम के बाद से जबकि साल 2025 के असेंबली इंतखाबात में रूलिंग एनडीए को बड़ी कामयाबी मिली थी, इम्कान ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी का कोई रहनुमा बिहार का नया वज़ीर आला बनेगा। अगर ऐसा होता है तो बिहार में पहली मर्तबा बीजेपी का वज़ीर आला होगा। बिहार से राज्यसभा की 5 नशस्तों के लिए 16 मार्च को इंतखाब होने जा रही हैं, जबकि नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। बिहार की कानून साज असेंबली में ताकत के हिसाब से ये तकरीबन तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का राज्यसभा के लिए मुंतखब होना लगभग यकीनी है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।